चुनावी वर्ष होने के कारण मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और चुनाव की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं की गईं, जनहित की बातें की गईं और इन घोषणाओं में जो खर्च था उसके लिए कर्ज भी लिया गया। इस कर्ज को कौन चुकाएगा, कितना कर्ज लिया गया, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं नितेश नारायण जी। आप रिसर्च स्कॉलर हैं और राजनीतिक मामलों की जानकारी रखते हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ स्वर्णिमा सिंह जी हैं। आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की और जो विषय है उस पर आपने रिपोर्ट तैयार की है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज की तिथि 6 अक्टूबर दोपहर को 12 बजे 53,005 करोड़ रुपए की लागत के 14,375 कामों का या तो लोकार्पण हो रहा है या भूमि पूजन हो रहा है। आपकी जिंदगी बदलने की इन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। आज सवेरे 450 रुपया में रसोई गैस मिले, इसके लिए पैसा डाले थे। उसके पहले 4 तारीख को 1250 लाडली बहनों के खाते में डाले थे। भारिया सहरिया बहनों के खाते में ये 1500 रुपये डाले जा रहे हैं। मानस भवन तो बनेगा ही 34 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से लगभग 35 करोड़ रुपए। लेकिन महाराज जी, आज मेरे मन में आया कि भोपाल में भी गुफा लोक क्यों न बना दिया जाए। आचार संहिता लगने से पहले ऐसी घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त है। इस दौरान 14,375 प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और भूमि पूजन शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई गई। सिर्फ घोषणाओं के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इस साल यानी 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 55,708 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। ये पिछले साल की तुलना में 6% अधिक है। क्या आप जानते हैं इस कर्ज को कौन चुकाएगा, कैसे चुकाएगा? आप ही चुकाएंगे इस कर्ज को। जब बजट घाटा बढ़ जाता है तो राज्य कर्ज लेने को मजबूर होते हैं। ऐसे में उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज लौटाने में जाता है। मध्य प्रदेश पर अपनी कुल जीडीपी का 29% कर्ज है, लगभग 1/3। एक साल यानी 2022-23 में मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर 47,000 रुपये का कर्ज था। इसके बढ़ने की दर हर 5 साल में दोगुनी है, यानी जब आप 2028-29 में होंगे तब आपके ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए का ऐसा कर्ज होगा जो आपने कभी लिया ही नहीं। 2017-18 में मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर 21,000 रुपये का कर्ज था। 2018-19 में मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर यह कर्ज बढ़कर 25,000 रुपये हो गया। अगले साल यानी 2019-20 में आपके ऊपर 29,000 रुपये का कर्ज था। यही कर्ज 2020-21 में 60,000 रुपये और बढ़कर 36,000 रुपये सालाना हो गया। 2021-22 में आपके ऊपर कर्ज बढ़कर 41,000 रुपये हो गया। पिछले साल यानी 2022-23 में मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर 47,000 रुपये का कर्ज था। यह सारा कर्ज सरकार आपसे अलग अलग तरह के टैक्स लगाकर वसूलती है। जितना पैसा आप कर्जा लेके 16,50,000 करोड़ रुपए जो ये आया है मध्य प्रदेश का, अगर उसमें से ये कर्ज जो ये सब बांट रहे ना बांट के एक एक घर में किसी को भी एक को नौकरी देते तो आज को ये दिन न होता। ये अपने बजट को देख के आदमी उद्घाटन करता है, वो बजट को देखते नहीं, बस उद्घाटन करके और छोड़ देते हैं। आज तक वो कम से कम 10,000 से ऊपर 20 साल में उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन काम उनका सड़क के अलावा कुछ नहीं है। 4 लाख करोड़ का यहाँ कर्ज है मध्य प्रदेश शासन के ऊपर, और ऊपर से हर महीने ये 1,000 करोड़ कर्ज ले रहे हैं लाडली बहना को देने के लिए, लेकिन वो बोझ हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है और हम ही उसको चुकाएंगे। नेता तो खा के चले जाते हैं। मैं राशन के लिए बोला कि मुझे राशन दिया जाए तो राशन कोई नहीं देने के लिए तैयार हो रहे हैं, कई बार बोला और यही हो रहा है। राशन भी मिल रहा है तो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा, बहुत सारे लोगों तक, बस अमीर तक पहुंच रहा है, वो बेच ले रहे हैं सब। आपको लगता होगा कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले
मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है? महंगे ईंधन का सीधा असर आप तक पहुंचने वाले हर सामान की कीमत पर पड़ता है, चाहे वह सब्जियां हों या फिर अनाज, दवा हो या फिर कोई ज़रूरी वस्तु। शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से क्या वाकई उन लाभार्थियों का भी लाभ होता है या उन्हें भी केवल घोषणा ही सुनने को मिलती है, फायदा कहीं और पहुंचता है? कि घर बार छोड़ के आए हम तो हो गए हैं बेकार, कुछ तो करो सरकार, जीना हुआ दुश्वार। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम चलेंगे नितेश नारायण जी के पास। नितेश जी, आप राजनीति विषय की जानकारी रखते हैं, आप शोध भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो विंध्या फर्स्ट की जो ये रिपोर्ट थी उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वास्तव में जो अभी वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश शासन की, उसको रिप्रेजेंट कर रही है और आम जनता की आवाज को जो वास्तव में दिखाने का प्रयास है। तो इसलिए मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूं और कहूंगा कि ये सरकार पिछले 15 से 20 सालों से चल रही है। 15 साल जनता की आशीर्वाद से चली और 4 साल पिछले जो है उन्होंने खरीद कर सरकार भी चलाई। लेकिन आज तक मध्य प्रदेश जो है अपना पिछड़े राज्यों में गिनती की जाती है। अपराधों के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और दुराचार के मामले में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आपको कभी भी रैंकिंग निकलती है तो वहां पे टॉप पे दिखता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की ये जो कमियां हैं इसको जनता ने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार मैं जो माहौल देख पा रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, तो यही है कि पूरी जनता मध्य प्रदेश की बदलाव चाहती है और अगर उसको अच्छा विकल्प मिलता है, मजबूत विकल्प मिलता है, तो आप आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर एक मजबूत और बदली हुई सरकार देखेंगे। जी जी, नितेश जी, आपने क्षेत्र में जो बातें देखी वो आपने बताई हैं। स्वर्णिमा जी के पास चलेंगे। स्वर्णिमा जी, आप ये रिपोर्ट तैयार कर रही थी, जनता के बीच थी, क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ कहना था जनता का? अखंड जी, जब मैं ग्राउंड पे थी इस रिपोर्ट के सिलसिले में, तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं डेटा उसे इतना हमने आंकड़ों की बात करी कि इतनी घोषणाएं हुई हैं, उन्होंने कहा देखिए हमें आंकड़े इतने नहीं पता, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे एक व्यक्ति का कहना था कि बेरोजगारी, अगर वो चाहे शिवराज सिंह चौहान, वो इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, हम डेटा की बात कर सकते हैं, वो अलग मैटर है, तो अगर वो चाहे तो एक घर से भी अगर वो रोजगार दे दें, आप गरीबी का प्रतिशत अगर मैं विंध्य क्षेत्र की बात करूं 44% है, तो जनता जो है, मुझे ये समझ आता है कि जनता लॉन्ग टर्म अपना फायदा, एक कंफर्टेबल जो जिंदगी है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देती है, ना कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव के समय उस पर ज्यादा उसका ध्यान केंद्रित है, क्योंकि उसका उन्हें पता है कि इसका हमें कहीं ना कहीं से निकाल लिया जाएगा हमारे लिए। जी, स्वर्णिमा जी, आपने यहाँ जनता की जो एक बात रखी है कि ये जो घोषणाएं हैं, जो इसमें खर्च हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमसे ही निकाला जाएगा। वो विभिन्न टैक्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के तरीके हो सकते हैं कि कैसे जाएगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी वर्ष में या चुनाव के समय ही ये सारी घोषणाएं जन्म लेती हैं या उनका सही वक्त होता है, और आखिर चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों? जो मूल मुद्दे हैं, जैसा आपसे लोगों ने क्षेत्र में बताया कि रोजगार, जिसकी समस्या पूरे मध्य प्रदेश में तो है ही है, और हम विंध्य की यदि बात करें, विंध्य क्षेत्र की बात करें, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर विंध्य में है मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में, और सबसे ज्यादा गरीबी भी विंध्य में है। तो इसके लिए योजना क्यों नहीं बन रही है या इसके लिए क्यों कार्य नहीं हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। नितेश जी, क्या कहते हैं आप इस पर? जी, मैं विंध्य की अगर बात करूं
तो विंध्य बहुत गौरवशाली एक समय राज्य हुआ करता था और यहाँ का राजनीतिक अस्तित्व होता था। लेकिन ना तो आज प्रदेश के अंदर और ना ही देश के अंदर आपको विंध्य की ओर से कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिखता है। आप अगर बात करें विधानसभा अध्यक्ष जी की, जो कि माननीय गिरीश गौतम जी हैं, देवतालाब से हैं, जो रीवा के अंदर से ही आता है। अभी हाल ही में जिला बना दिया गया है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले कैबिनेट में शामिल किए गए राजेंद्र शुक्ला जी को, इससे पहले उन्होंने किसी भी बिंद से रीवा से विशेषकर किसी को मंत्री बनाने की कोशिश नहीं की इस शासन में। तो जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रशासनिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया हो सकता है? और पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा जितने भी बेरोजगार हैं वो सड़कों पे उतरते हुए आपको बारी बारी से नजर आए होंगे। चाहे वो पटवारी हो, चाहे आरक्षक की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, चाहे अतिथि विद्वानों की बात ले लें आप, सभी लोग बारी बारी से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन मामा जी को डायरेक्ट चुनाव में ही ये ध्यान आता है कि बेरोजगारी भत्ता देना है, अब बेरोजगारों की सुध लेनी है, बहनों की याद आ जाती है, शिक्षकों की भी याद आ जाती है कि अतिथि विद्वानों के लिए हमने ये कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या जो अतिथि विद्वान अभी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो विद्यालय में हो या कॉलेज में है, वो योग्य नहीं है? या अगर योग्य नहीं है तो क्यों पढ़ाने का मौका उनको दिया जाता है, और नहीं है तो उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है? जी। बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, उसके बाद भी उनकी सुध क्यों नहीं की जा रही? ये हमारे सवाल है उनसे। निश्चित, ये आपने जो बात कही है कि बेरोजगारी की जो दर है उसको कम करने के लिए समाधान कारक जो कारण हो सकते हैं उनमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं और रोजगार के अवसर लोगों को दिए हैं, उसके बाद रोजगार नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जी बताएं। अभी रिपोर्ट में मैंने देखा कि प्रत्येक मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर एक नागरिक पर 47,000 रुपए का कर्ज है वर्तमान में, एक व्यक्ति पर, यानी कोई जीरो पर भी नहीं है, उसके ऊपर अभी कर्ज है। दूसरी ओर बेरोजगारी की बात करें तो इन्होंने जो रोजगारी का ये डेटा लेते हैं, सरकार की हर जिले में एक ऑफिस होती है, वो डेटा लेते हैं, उसमें तो सिर्फ 23 लोगों को रोजगार मिला है उसके माध्यम से पूरे 2-3 साल के अंदर। तो इस तरह की स्थिति है इनको बेरोजगारी को लेकर। जी, और ये जो बेरोजगारी है, इसी कारण से यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पलायन, जो विंध्य का पलायन है वो भी बहुत ज्यादा है। हम बात पूरे मध्य प्रदेश की कर सकते हैं, लेकिन यदि हम विंध्य में हैं और विंध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि विंध्य के जो संसाधन हैं, आप देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन हो, खनिज हो और प्रकृति की देन, जंगल और पहाड़, जो उनकी सुंदरता है, जो पर्यटन है यहाँ का, तो ये सब होने के बाद भी आखिर क्यों ऐसी योजना नहीं बनाई जाती है कि लोगों को रोजगार मिल सके या लोगों की जो ये गरीबी है वो कम हो सके? एक बड़ा सवाल है। आप राजनीति विषय में पकड़ रखते हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहते हैं, देख रहे हैं क्षेत्र में, और क्षेत्र में जो जमीनी स्तर है वहां पे आप कार्य कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं वहां क्या कारण है? आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? अगर इसका हम सबसे बड़ा कारण देखें तो पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी एक कोरोना बीमारी कुछ समय पहले बहुत जोर से सारे देश में ही थी, पूरे विश्व में थी। आपने देखा कि 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर उसकी वैक्सीन बन गई, इलाज ढूंढ लिया गया उसका। वैज्ञानिकों ने, नेताओं ने, सरकारों ने, देशों ने, हर व्यक्ति ने उसके लिए कोशिश की। क्यों? क्या आपको इसका कारण मालूम है? क्योंकि ये बीमारी किसी से भेदभाव नहीं करती थी। ये चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके लिए बराबर रूप से लागू होती थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। लेकिन जो गरीबी नाम की बीमारी है ना, बेरोजगारी नाम की बीमारी है, ये सिर्फ उन लोगों तक पहुंचती है जो किसान और मजदूर तबके से आते हैं। नेताओं के घर में ये दस्तक नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अथाह संसाधनों की लूट और झूठ से इन्होंने अपने संसाधन बढ़ा लिए हैं। अनेक पुस्तों तक बैठ के अपने खर्चे चला सकते हैं। इनके बहुत बड़े बिजनेस हैं, इन्होंने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं।
इनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, इनको का अनुभव नहीं होता है। दूसरी चीज, जब पार्टियां अपने टिकट देती हैं, आप विंध्य में ही ले लीजिए, रीवा की 8 विधानसभाओं को अगर देखें तो कोई आपको मुख्य पार्टियों से गरीब आदमी, आम जनता टिकट वितरण में भागीदार होते हुए नहीं दिखेगा। तीसरा एक बड़ा कारण है पलायन का, आपने कहा। पहली चीज तो यहाँ उद्योग नहीं है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहाड़ भी है और संसाधन भी है, जैसे सीधी सिगरौली में हमारे कोयले की खदानें हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ उस स्तर पे उद्योग नहीं है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि जो पशु है, जो किसान है, जैसे कि घर में ही किसानी करके जो अपना काम चला लेते थे, आज वो किसानी से भी दूर हट रहे हैं, खेती करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल, जो पशु है, छुट्टा जानवर है, तो वो चर लेते हैं, और इससे वो क्या कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि 10,000 5,000 की मजदूरी कर लेना ज्यादा ठीक है, और पलायन कर जाते हैं। तो ये दो मुख्य कारण है, ये तो उद्योग नहीं है हमारे यहाँ, और नेताओं के यहाँ ये बीमारी नहीं लग रही है, और तीसरा है कि आपके गौवंश जो है छूटे हुए हैं, इसका कोई समाधान सरकार नहीं ढूंढ पा रही है। इन चीजों पे सरकार को बहुत मजबूती से देखने की जरूरत है, और आम आदमी मूलभूत सुविधाओं की चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर मांग कर रहा है, और उसको ये देने की जरूरत है, वक्त आ गया है, और वो जागरूक हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अब झूठे वादे सरकारें बंद करें और जनता की मांगों को सुनना शुरू करें। नितेश जी, आपने अपनी बात रखी है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी बीच संतोष अग्रवाल जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप शहडोल क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष अग्रवाल जी, आज हमारी जो चर्चा हो रही है कि जो घोषणाएं हैं वो जनता के हित में कितनी हैं, और उस घोषणा के कारण जो कर्ज बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सभी को मिलकर देना है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है क्षेत्र का। तो ये कितनी सार्थक हैं इस तरह की योजनाएं जो चुनावी वर्ष में घोषित होती हैं? क्या कहना है आपका इस पर? इनको इतनी लूट की छूट है कि अपनी वेतन के अलावा ये एक पेंशन नहीं, जितने बार आएंगे उतने बार की पेंशन जोड़ के लेंगे। तो ये जो इनको कब मिलेगा लूटने को, इनको डाका डालने को कब मिलेगा? जब ये सत्ता पाएंगे। सत्ता पाने के लिए इनको क्या चाहिए? किसी भी प्रकार से वोट चाहिए, चाहे देश लूट रहा हो, चाहे प्रदेश लूट रहा हो, चाहे देश की गरीब जनता लूट रही हो, लेकिन इनको इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्होंने वो आजादी देखी नहीं, उस आजादी में मरने वालों को देखा नहीं, उनके सपनों को इन्होंने देखा नहीं। इन्होंने क्या देखा? हम कुर्सी, जैसे एक बाप किसी घर को मेहनत से बनाने के लिए इस धरा पर आता है, लेकिन वो बाप अगर चला जाता है तो कुछ ऐसे निकम्मे उसके पुत्र होते हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं, इसको कैसे लूटा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे सिर्फ अपना पेट भरा जाए, अपने परिवार का पेट भरा जाए। आए तो हम उनसे सवाल करें कि आपने जो वादे किए थे वो कहां तक पूरे हुए हैं? आपने जो घोषणाएं की थी हमारे विकास के लिए वो कहां तक सफल हुई हैं? जब हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनता, हम भले कहें कि हमारे पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, हम किससे कहें, लेकिन एक ऐसा वर्ष होता है, एक ऐसा वक्त होता है जब जनता ही अपना नेता चुनती है और उस नेता को प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी देती है। तो यहाँ पे हमें जागरूक होना होगा, सशक्त होना होगा, साथ ही आपके जो बातें हैं आपको उठानी होंगी। यदि आपके क्षेत्र की ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई मुद्दा है जो आप वहां नहीं रख पा रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी पूरी पड़ताल करेंगे और उसे अपने कार्यक्रम में लेकर आएंगे। आपकी बात यदि महत्वपूर्ण होगी आपके लिए और विंध्य के लिए तो हम उसे निश्चित ही अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके क्षेत्र में कला संस्कृति को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप हमें मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। हम संतोष जी के पास फिर से चलेंगे। संतोष जी के पास हम जाएं उसके पहले स्वर्णिमा जी के पास चलेंगे। स्वर्णिमा जी, आप क्षेत्र में थी, रिपोर्ट तैयार कर रही थी, जनता के बीच थी, जो ये घोषणाएं हो रही हैं और लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है, हर जिले में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, एक ही योजना की कई बार जो योजना बन रही हैं और घोषणाएं हो रही हैं, अलग अलग जगह जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हों, वो जाके आयोजन कर रहे हैं और बड़ा बड़ा पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जनता क्या कुछ कह रही है और कैसे समझ रही है इन चीजों को? स्वर्णिमा जी। जैसे मैंने अखंड जी पहले भी ये बात कही कि जनता
कुछ लोग हैं जो पक्ष में बात करते हैं, लेकिन जो लोग परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनको चीजें नहीं मिल रही हैं, जैसे बात हमने करी तो उनका ये था कि हमें राशन तक नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं ही पूर्ति उनकी नहीं हो रही। और अगर आप कार्यक्रम की बात करें किसी भी, तो 3-4 करोड़ से कम की लागत तो नहीं आती है किसी भी कार्यक्रम में, इवन उससे ज्यादा की लागत आती है। तो जनता का यही कहना है कि इससे हमें क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि इससे जनता का तो कोई फायदा उनको हो नहीं रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि नेताओं का क्या है, नेता तो आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। इसमें भुगतना जो है, जो इसका भुगतान है, वो लोगों को ही करना पड़ता है। तो इस तरह के चीजें सामने आती हैं। जी स्वर्णिमा जी, तो जो जनता ये कह रही है और समझ रही है, तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसके हित में क्या है, उसके बच्चों के हित में क्या है, और जो भविष्य है उनके बच्चों का वो कैसा हो। जो मूल मुद्दे हैं हमारे आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यदि हम देखें तो हमारे ये पूरा विंध्य क्षेत्र आज भी उन्हीं मुद्दों को लेके चल रहा है। वही मुद्दे पूरे नहीं हो पाए, वही विषय पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उन्हीं में कार्य नहीं हो पा रहा है, उन्हीं में हम पीछे हैं। तो एक बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है। जी संतोष जी, आप बात रखना चाह रहे थे अपनी, इसको कैसे देखते हैं आप कि अभी मैं भी हम क्षेत्र में मूलभूत ये बताना आवश्यकताओं के चाहता लिए हूँ, मैं बिल्कुल तरस रहे हैं। आपको जो योजनाओं की जमीनी हकीकत बताऊं तो नल जल योजना पूरे तरीके से फेल है। हमारे क्षेत्र में एक भी जगह, एक भी ग्राम पंचायत में नल जल योजना को सफल सरकार बता देगी तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा और जो भी दंड भुगतूंगा। लाडली बहना योजना में किस तरह से लोगों को बैकग्राउंड से उनसे वसूली की जाती है, तो उनके फॉर्म भरे जाते हैं, ये जमीनी स्तर पर आकर के देखेंगे तब समझ में आएगा। किस तरह से माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट करने वालों को फर्जी प्रकरणों में उनके ऊपर लगा करके उनको फंसाया जाता है, उनको बंद किया जाता है, उसकी स्थिति देखेंगे तो दसों ऐसा केस आपको दिखा दूंगा जहां पर फर्जी प्रकरण लगाकर वो दलित, जिस गांव से रेत वो नहीं निकालने देना चाहते थे, उस गांव से अगर रेत निकालने को रोका गया, वो भी तब जब ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का बंदिश लगी हुई है। इस टाइम पर किस तरह से फर्जी प्रकरण उन दलित आदिवासियों के ऊपर लगाए गए हैं। हमारे क्षेत्र में बिजली की बात करते हैं, वहां बड़े बड़े साइन बोर्डों में लिखा हुआ 24 घंटे बिजली और एक शिकायत पर बिजली की शिकायत आपकी दूर होगी। आप मेरे क्षेत्र में आकर देखिए, शायद ही किसी दिन 2 घंटे लाइट आती हो। एक ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा जयसिंहनगर ब्लॉक की बात कर रहा हूं। एक भी जगह अगर 2 घंटे कंटिन्यूअस लाइट बता देंगे तो मैं जो कहूंगा वो दंड भोगने को तैयार हूं, कोई आरोप गलत निकल जाए। दूसरी बात, जो वोल्टेज देते हैं वो 70 से 100 वोल्टेज के अंदर की लाइट आती है, किसी भी जगह 220 वोल्टेज की लाइट नहीं आती। ऐसी स्थिति में पानी की टंकियां किस पंप से भरेंगे जो नल जल योजना चला रहे हैं? हमको एक भी टंकी को भरने का तरीका तो बता दे। तो नल जल योजना फ्रॉड है। हाँ, विकास यात्रा के नाम पर अधिकारियों ने अच्छा प्रोपोगंडा किया। हम तो एक ये भी बताना चाहें, अच्छा चूना लगा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये अधिकारी वर्ग, ये दिखा करके कि देखो क्या बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। लाडली बहना का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, 100 50 महिलाओं के बीच में वो बोलती है ये सरकार अभी जागी, अब आ रही है इसको लाडली बहना की याद। 5 साल याद नहीं, गांव के लोग समझ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, उनको डरवाया जाता है, उनको थोड़ी सी लालच दी जाती है। वो इतने गरीब हैं कि वो बस का किराया अगर शहडोल शिकायत लेकर के जाना चाहे, एक बार में उनका 150 रुपए जाने का, 150 रुपए आने का खर्च होता है, 200 रुपए की मजदूरी जाती है। एक बार की शिकायत करने में 500 रुपए एक व्यक्ति का डूबता है। वहां जाता है तो पता चला अब साहब नहीं बैठे, कल पता चला तो साहब मीटिंग में गए हुए। बेचारे की इतनी औकात नहीं होती कि वो 1000-500 रुपए लगा सके, वो शिकायत करने नहीं जाता। ये स्थितियां किससे सुनो, किससे बोले, किससे कहें? आपको बताएं, जो गल्ले की बात कही ये स्वर्णिमा जी ने, ये बिल्कुल सत्य है। ये 3 महीने में मुश्किल से 2 महीने का गल्ला बढ़ता, 1 महीने का पूरा गल्ला। नाम योजना है गरीबों के लिए, 5 किलो गल्ला फ्री मिलेगा, लेकिन एक जो दुकान का संचालक करने वाला होता है वो 1 महीने में 1 लाख 2 लाख का गल्ला गायब करता है। वो 1 लाख 2 लाख कमा रहा है जो ऊपर बैठा है, और गरीब तो 5 किलो आने के लिए मरा जा रहा है। इसलिए देश की स्थिति अति गंभीर है।
फील्ड जमीनी स्तर पे लड़ने की स्थिति बची नहीं है। पुलिस के डंडे खाए कि गुंडों के डंडे खाए कि सत्तासीन पार्टी के डंडे खाए कि कहां से पैसे लाए, बच्चों को पाले, बच्चों को पढ़ाए, अस्पताल में कोई बीमार हो गया उसको देखने जाए, करे क्या वो गरीब? किस आंदोलन से जुड़े वो? कहाँ जाए वो? और उसको कहीं राहत मिल रही हो तो ना जाए, उसको कहीं से वो जानता है ये नागराज, और अधिकारी वर्ग तो ऐसा लूट रहा है और कहता जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लेना, क्योंकि जानता है हमारी न्यायिक व्यवस्था जर्जर है, हम कोर्ट में जाएंगे, हमको आप किसी बड़े अधिकारी बात यार चले बे, चला जा, बहुत नेता बनता है क्या कोर्ट में मेरे उखाड़ लेना, जानता है अगर हमारी न्याय व्यवस्था ठीक होती तो ये अधिकारियों के मुंह में ये नहीं लगता, न्याय व्यवस्था ठीक होती तो ये जो हमारे नेता मुटा गए हैं ये ना मुटाते। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता को जगाना इतना कठिन काम है कि अब जब बाबा भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह जैसे कोई पैदा हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा देश पुनः गुलाम के बुरी स्थिति में है। इससे ज्यादा अच्छा अंग्रेजों के जमाने में थे, उससे कई गुना बदतर स्थिति में आज हम इस देश में रह रहे हैं। जी नितेश जी, आप सुन रहे थे संतोष अग्रवाल जी को, जो स्थिति वो शहडोल क्षेत्र की बता रहे हैं। आप यदि हम रीवा संभाग की बात करें, पूरे रीवा संभाग की, क्योंकि हम विद्य की बात करते हैं तो रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सारे जिले हमारे जो भी हैं, वहां की स्थितियां जो आप लोग बता रहे हैं वो हर जिले में भी हो सकती हैं। यहाँ आप कैसे देखते हैं इन बातों पर? जी धन्यवाद। रीवा में अगर विशेष तौर पर इसको देखा जाए तो नेताओं ने बहुत चालाकी से लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट रखा है और एक मुश्त वोट लेने का एक जरिया बना लिया है, क्योंकि क्षेत्र में उन्हें एसी से निकलकर घूमना ना पड़े, समस्याओं का उन्हें सामना ना करना पड़े, उन सड़कों से होकर गुजरना ना पड़े जिन सड़कों पर आम आदमी चलता है, आम नागरिक चलता है और धक्के खाता है, एक्सीडेंट होता है, सड़क पर चलते हुए नागरिक एक्सीडेंट हो जाता है, पर नेताजी को वहां ना जाना पड़े, एसी पे ही बैठे रहना पड़े, वहीं से घोषणा करके अपने जो कर्तव्यों से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता जनता के पास पैसे और बाकी जो उनके पास धन और बल, बाहुबल होता है, उसका बड़े मात्रा में दुरुपयोग करते हैं। प्रशासन का भी वो सत्तासीन पार्टियां जो होती हैं वो प्रयोग करती हैं, पर कभी भी मूलभूत सुविधाओं के लेकर उनसे अगर कोई प्रश्न कर ले कि आपने कितनी स्कूलें बनाई, कितने अस्पताल ठीक कर दिए आपने, कितने आपने जो है लोगों को नौकरी दे दी, तो इस पर वो चुप हो जाते हैं, भाग लेते हैं या बोलते हैं कि कैमरा ऑफ कर लो, मोबाइल ऑफ कर लो, हमसे सवाल मत करो, बस हमको तो वोट दे देना और 5 साल तक चुपचाप जो है नेताजी के जिंदाबाद के नारे लगाते रहना। इसलिए बिंद क्षेत्र की समस्या भी बहुत विकट है। यहाँ ना तो उद्योग है, ना तो उद्योग के अतिरिक्त अन्य कोई रोजगार का समाधान निकाला जा रहा है। नेता आपस में जाति धर्म के नाम पर बटे हुए हैं और राजनीति आपस में कर रहे हैं। जनता उसके चक्कर में पिस रही है। अब जनता की मांग है, आम जनता यही बार बार पुकार कर रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य हो कड़क और बिजली, पानी और सड़क, इन 5 चीजों की मांग कर रही है जनता, क्योंकि वो इन समस्याओं से डेली वो जो है वाकिफ होती है। तो इन 5 चीजों की अगर जरूरत जनता महसूस कर रही है तो अब नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता इतना जागरूक हो रही है। अभी मैं सुन रहा था संतोष जी को कह रहे थे कि भगत सिंह जी और अंबेडकर जी जैसे कोई महापुरुष ही अब जगा सकता है जनता को। मैं उनकी बात से सहमत तो हूं, लेकिन मैं कहता हूं ये बहुत कठिन काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की कभी कमी रही है। बार बार इस देश में जब भी संकट आया है, चाहे वो प्राचीन काल में हो, चाहे अंग्रेजों के समय में हो, और चाहे वर्तमान में तानाशाही की जो सीमा पार हो गई है उस समय हो, कोई ना कोई जरूर आके और जनता को जागृत करेगा और जनता अपने अधिकारों का, वोट के अधिकार का पालन करके उन सब नेताओं को सबक देने वाली है। जी नितेश जी ने यहाँ अपनी बात रखी है। बात हो रही है जो निकल के आ रही है इस चर्चा में कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं इंसान की, अभी हम वही हैं और उन्हीं की आशा में बैठे हुए हैं, उन्हीं की लालसा मन में लिए हुए हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं
किसी तरह से पूर्ण हो जाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जागरूक बने और संगठित रहें। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और सरकारी कार्य ही मिले, लेकिन रोजगार के अवसर तो होने चाहिए क्षेत्र में। ऐसी स्थितियां होनी चाहिए कि वो अपने रोजगार को बेहतर ढंग से कर सके। ऐसे सहयोग होने चाहिए। नाम के लिए जो योजनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो योजनाएं घोषित हुई हैं, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, वो संतोष जी ने यहाँ बात रखी है कि किस प्रकार से क्षेत्र में क्रियान्वयन हो रहा है और कैसे उन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो राशि देने की बात आती है या निश्चित लाभ देने की बात आती है। यदि हम बात करें मजदूरी की, नरेगा की मजदूरी की यदि हम बात करते हैं, तो वो पूरे देश में सबसे कम जो मिलती है वो मध्य प्रदेश उसमें आता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी भी करना चाहे तो उसे कम राशि दी जा रही है। क्या वहां राशि बढ़ाकर सहयोग नहीं किया जा सकता था? हम किसी भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद के मदद का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बात यहाँ ये उठती है, यदि घर बैठे बिना मेहनत के पैसे मिलेंगे तो क्या कार्य करने की क्षमता अंदर बचेगी? कार्य करने की जो इच्छा है वो मन में रहेगी? नितेश जी, क्या कहते हैं आप इस पर? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है सर। इसमें एक मुद्दा अभी तक हम में से किसी ने नहीं उठाया। बहुत बड़ी बात है कि करप्शन, जो मनरेगा की बात कर रहे हैं, मजदूरी निश्चित तौर पर कम है, पर वो कम मजदूरी भी मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती है। उनके खाते में तो जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत में सचिव, सरपंच उस पैसे को बैकग्राउंड में लेके चले जाते हैं, उनसे निकलवा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश की सरकारों ने कभी शिक्षा पर काम करने की कोशिश नहीं की, लोगों को सरकारी स्कूलों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। अगर सरकारी स्कूलों को ठीक किया गया होता तो जो मजदूर वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज से जागरूक होते कि हमारा कोई पैसा निकाल रहा है, हमारे अधिकार का हनन कर रहा है। उनको अधिकारों से वाकिफ नहीं होने दिया गया। तो मनरेगा जो है पूरे देश के अंदर बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन जब इसका लाभ वाकई उस मजदूर तक पहुंच पाए तभी कुछ संभव है, और मजदूरी को बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। क्योंकि पूरे कोरोना के समय में आपने देखा होगा पूरे दुनिया के अंदर मनरेगा की चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जब कोई विकल्प लोगों के पास नहीं था, तब भी उनको गांव के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करा रही थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है अपने प्रदेश के अंदर, विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर। आपने घोटालों की लिस्ट तो सुनी ही होगी प्रदेश की, पर मैं विंध्य के अंदर विशेष तौर पर अगर कहूं तो चाहे पोषण को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो मनरेगा में सरपंच और सचिवों के माध्यम से जो लूट है, जो मनरेगा के पैसों की लूट है, उसकी हो, किसी भी स्तर पे देखेंगे, किसी भी अधिकारी और किसी भी आप सरकारी कार्यालय में चले जाएं तो वहां बिना कमीशन के एक भी आप काम करा के दिखा दीजिए, मैं कसम से उसे इनाम देने की घोषणा करूंगा। क्यों? वो हमसे ले जाए, हमारे पास जो भी है, लाखों रुपए उसको इनाम देंगे। ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जहां बिना पैसे के काम किया जाता हो। तो मनरेगा इतनी बेहतरीन योजना होकर भी विफल रही है क्योंकि भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर है। नितेश जी, यहाँ बात एक निकल के आती है, जैसे बात हुई है भ्रष्टाचार की, तो यदि हम किसी को कुछ देते हैं तभी तो वो लेता है। हमें भी देखना होगा कि जब हमारा नंबर आए, जब हमारा क्रम हो, तब यदि हम किसी योजना का या किसी भी कार्य का लाभ लेना चाहें तो हो सकता है कि ये स्थिति ना हो। हम कोशिश करें कि कोई कितना भी दबाव बना रहा है और उस स्थिति में सहयोग हम ना करें, तो हम अपनी ओर से भी कुछ हद तक इसे रोक सकते हैं। और निश्चित ही यहाँ नैतिकता में और संस्कारों में भी कार्य होने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति किसी पद में बैठे हैं या किसी दायित्व में बैठे हैं वो भी समाज के हिस्सा हैं, समाज से ही निकल के गए हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष स्थिति में पहुंच जाता है तो कैसे उन मूल बातों को भूल जाता है। जब हम अधिकार लेने जाते हैं अपने, तब हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं, तो जहां हमें कुछ मिलना होता है या हम किसी पद में होते हैं, हम कैसे भूल जाते हैं, एक बड़ा प्रश्न है। संतोष जी अनुभवी हैं और काफी कार्य किया हुआ है आपने,
संतोष जी, क्या जरूरत है, यदि हम इसमें कुछ सुझाव देखें और कैसे इसका निराकरण हो सकता है, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? देखिए, मैंने जो अभी तक अनुभव किया है कि हमारे ब्लड में भ्रष्टाचार है। हमें आजादी के पहले अंग्रेजों ने कहा था कि अभी ये 100 साल आजादी के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ जाति, धर्म और भ्रष्टता, पाखंड और अशिक्षा को इतना अच्छे से समझ लिया था कि पहले इनको, और आप देखिए जितने भी सुधार हुए हैं, चाहे दलित समाज के लिए, चाहे आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो सती प्रथा के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, जितने सुधार हुए हैं वो अंग्रेजों के समय पर हो गए हैं। अंग्रेजों के बाद में हुआ, हमको एक आध सुधार बताइए। अगर एक बात महात्मा गांधी ने नहीं मानी पूना पैक्ट के अंतर्गत, तो वो एक कानून भी ये दलित आदिवासी लागू नहीं करवा पाए, जिसके कारण ये बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। बाबा साहब के दिए गए अधिकारों और आरक्षण से मंत्री, विधायक और सांसद और अधिकारी बनते हैं। लेकिन ये बाद में क्या करते हैं, बनने के बाद ये वहीं जाते हैं, उसी जगह जाते हैं, उन्हीं को देखने सुनने और उन्हीं की सेवा में जुट जाते हैं जिनका जीवन भर बाबा साहब ने विरोध किया। ये उसी पाखंड में घिरे हैं जिस पाखंड का विरोध बाबा साहब ने किया। बाबा साहब जानते थे अगर 2 वोट के अधिकार नहीं मिलेंगे तो ये वहीं जाकर के चाटेंगे, और इसलिए बाबा साहब ने 2 कानून मांगे, 2 वोट के अधिकार मांगे थे। और ये जो समाज है, चाहे कितने भी इनके संगठन बन गए हो, ये संगठन, वो संगठन, लेकिन आप देखिए इस किसी संगठन ने मूल बात नहीं की, अपनी अपनी दुकानें सजा ली। आज हमारे करेक्टर में ये जितने संगठन है, ये दुकानें हैं, चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, ये दुकानें, और हमारे ब्लड में समाया हुआ है करप्शन। हमारा फायदा हो जाए, हमको मिल जाए, हमको बर्थ मिल जाए, वो सामने वाला बूढ़ा मर रहा हो तो मर जाए, हम टीचर को दे करके बर्थ प्राप्त कर ले। ये हमारे चरित्र में नहीं, हम नहीं मानते। आज इजराइल में युद्ध के क्षेत्र में बाहर में रहने वाले, सुरक्षित रहने वाले अपने देश की तरफ लौट गए। वहां अपने बच्चों को मरने मारने वाले लोग पूरे परिवार को उड़ाने को तैयार हो गए, और यहाँ पर हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखने को तैयार नहीं, हमारा भला हो जाए, हम लूट ले खा ले। ऐसे देश में आप बहुत जल्दी कोई उम्मीद करें जहां पर जो उनका संरक्षक है, जो उनको आशीर्वाद देना, उसी से गद्दारी करने वाले पैदा हो जाए, भला कौन करेगा? ये अति विचारणीय है। मैं जानता हूं और समझता हूं, मैंने जीवन में एक शपथ ली है, मैं पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा ऐसा मैं नहीं कह सका। मेरे को जीवन में पहली शिक्षा मिली थी, मैं न दूंगा इसकी कसम नहीं खा सकता, क्योंकि ऐसे ऐसे कष्ट मेरे परिवार पर, मेरे समाज, मेरे अपने चहेतों पर डाले जा सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है मुझे पैसे देने पड़े। कसम नहीं खाई, लेकिन लूंगा नहीं इसकी कसम खाई। अगर लोग इतना ही ले लें, इतना ही कुछ सुधार कर लें, तो 2-4-5% तो हो जाएगा। तो हम तो जो समझते हैं वो यही समझते हैं, और इतने अपने 75 साल की उम्र में यही ज्ञान प्राप्त किया हूं कि ये जो हमारे ब्लड के अंदर है, जब तक हमारा ब्लड रहा, अभी तो हमारा खून चूस रहा है, अभी खून चूसने से क्या फर्क पड़ता? हड्डियों में रस रहेगा ना, हड्डियों का रस भी चूस जाए, जब खून चूसने के बाद हड्डी का रस चूस जाएगा, तब लोग फिर निकले। उसी प्रकार से जैसे उस आजादी के लिए लोग दीवाने होकर निकले, क्योंकि कोई चढ़ जाते थे, मर जाते थे, वही लाशें फेंक दी जाती थी, भूखे नंगे रहते थे, कोड़े लात मार करके काम कराया जाता था। तो अभी खून है, थोड़ा चूसने दीजिए, हड्डी का रस भी आने दीजिए, हड्डी का रस भी चूस जाने दीजिए, फिर बगावत होगी और वो दिन आएगा। लेकिन अभी मैं बहुत नहीं करता। जी संतोष जी, यहाँ भी एक बात कही संतोष अग्रवाल जी ने कि मैं नहीं लूंगा, यदि ये विचार हर व्यक्ति बना लेगा तो स्थिति में सुधार हो सकता है। और निश्चित ही जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है, उसे हमें निभाना चाहिए। और इसमें जनता हो, नेता हो या अधिकारी कर्मचारी हो, जिसका जो कर्तव्य है यदि वह निभाने लगेगा तो निश्चित ही हमारा जो क्षेत्र है वो विकसित होगा। और जो ये कष्ट हैं, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा, ये स्थितियां भी सुधरेंगी, निश्चित उसमें सुधार आएगा। क्योंकि जब हमारा कर्तव्य करने का मौका होता है तभी हम पीछे हटते हैं।
हम अधिकार मांगते हैं लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, और वो कर्तव्य कोई भी हो सकता है। हम केवल जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, कोई भी नेता हो सकते हैं, या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और एक हमारा जो सामाजिक दायित्व है वो निभाना होगा। हमें नैतिकता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी वक्त है, ये वो वक्त है जब आपके पास सभी आएंगे, जनता के पास सभी आएंगे, और निश्चित ही जिस दिन मतदान हो आप सभी लोग मतदान करने जरूर जाएं, और साथ ही याद रखें कि हमारे मूल मुद्दे क्या हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारे क्षेत्र का भविष्य क्या है। हम क्षणिक प्रलोभन में या क्षणिक बातों में ना आए, हम अपने भविष्य को देखें, तभी हमें एक बेहतर समाज और इस जो कष्टकारी स्थितियां हैं, इससे कष्टकारी स्थिति से मुक्ति मिलेगी और बेहतर समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। अपना पंचे के शो में हमसे नितेश नारायण जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष अग्रवाल जी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णिमा जी ने रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने जनता की बात यहाँ पर रखी है, आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम में आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी बातें हैं, वो शामिल करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं। साथ ही यदि कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आपका कोई विचार हो, आप वीडियो मैसेज कर सकते हैं, साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपकी आवाज और विंध्य की आवाज और मजबूती से रखी जा सके। आज के लिए अपना पंच शो में इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण और इस विंध्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।